हेलो एवरीवन। सो पीटी 365 का जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सेक्शन है, उसमें हम आज स्पेस वाला पूरा लेक्चर है वो ख़त्म करेंगे। ये जो डॉक्यूमेंट है वो विजन आईएएस की वेबसाइट पे फ्रीली अवेलेबल है। मैं बस उसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। ये चैनल विजन आईएएस से एसोसिएटेड नहीं है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। अब सबसे पहले अगर मैं बात करूँ स्पेस कहाँ से शुरू होता है, तो उसके लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कार्बन लाइन। कार्बन लाइन का बेसिक मतलब क्या है कि हमारे जो अर्थ है उससे 100 किलोमीटर के बाद में स्पेस स्टार्ट होता है। तो ये 100 किलोमीटर वाला नाम ध्यान में रख लेना और कार्बन लाइन है वो ध्यान में रख लेना। जो हमारा आईएसएस है, आईएसएस बेसिकली क्या है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, वो लगभग 400 किलोमीटर पे है। ठीक है, लो अर्थ ऑर्बिट इसको बोलते हैं, एलईओ, लो अर्थ ऑर्बिट। अब इसी में एक और कॉन्सेप्ट मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि ये बाद में आएगा। लाग्रांज पॉइंट, देखो ये सन है, ये अर्थ है। सन का भी ग्रेविटेशनल पुल है, अर्थ का भी ग्रेविटेशनल पुल है, दोनों अपनी अपनी तरफ से जो चीजें हैं उनको अपनी तरफ खींचेंगी। तो कुछ ऐसे पॉइंट है जहां पे इनका जो फोर्स है वो एक दूसरे को बैलेंस आउट कर रहा है। इन पॉइंट्स को हम बेसिकली बोलते हैं लाग्रांज पॉइंट। लाग्रांज पॉइंट L1 है, L2 है, L4 है, L5 है और L3 है। अब देखो हमारा एक सोलर मिशन है वो L1 पे है, आदित्य L1 करके है जो आगे आएगा भी। ठीक है, एक जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है वो L2 पे है, ये चीज ध्यान में रखना। अब हमने L1 पे क्यों किया है, L3 या L4 और L5 पे क्यों नहीं किया, क्योंकि ये दूर है। L1 पास है तो जितना आपके पास होगा, अर्थ से जितना पास होगा, हमें उसको भेजने के लिए उतना ही कम फ्यूल खर्च होगा। ठीक है, ओके, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं फर्स्ट टॉपिक की बात करूं तो ये है निसार। निसार क्या है, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर राडार। इन ए वेरी सिंपल सेंस राडार है, राडार का काम क्या होता है, ऑब्जर्वेशन करना। तीन चीजें हैं, एक है राडार, एक है सोनार और एक है LIDAR। LIDAR में बेसिकली लाइट यूज होती है, सोनार में साउंड यूज होती है, राडार में रेडियो वेव यूज होती है। ठीक है, किस किस का प्रोजेक्ट है, कॉमन इनिशिएटिव, नाम से ही पता चल रहा है, नासा और इसरो का जॉइंट इनिशिएटिव है, ऑब्जर्वेशन के लिए है। ठीक, इसमें और ऐसा कुछ नहीं है। एक इससे फायदा क्या होगा कि ये स्मॉल स्मॉल डिफॉर्मेशन है सरफेस पे, अर्थ के सरफेस सरफेस पे, उसको भी ये मॉनिटर कर सकता है, ट्रैक कर सकता है। तो इससे हमें बेसिकली डिजास्टर की प्रिडिक्शन करने में हेल्प मिलेगी। उसके अलावा ये डेंस फॉरेस्ट के अंदर भी वैरायटी है, उसको स्कैन कर सकता है। ठीक, इसमें और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज इसका ये ध्यान में रख लेना, इस मिशन का लाइफ है 5 साल। दूसरी बात, इसका जो डेटा है वो हाई रेजोल्यूशन डेटा है, हर एक 12 दिन में ये अर्थ को कवर करेगा। और ये डेटा है ये ओपन है, ओपन का मतलब है सबके लिए फ्रीली अवेलेबल होगा, एनीवन कैन यूज दिस। तो साइंटिफिक कम्युनिटी है उसको यूज कर सकती है। नेक्स्ट गगनयान मिशन, एक लाइन में बताऊं तो हम ह्यूमन को स्पेस में भेज रहे हैं। 3 हमारे एस्ट्रोनॉट हैं, उनको हम स्पेस में भेजने के लिए मिशन है वो लॉन्च करने वाले। इसी के चलते ही हमें थोड़ा सा एक्सपीरियंस चाहिए था, इसी के चलते हमने एक एक्सियोम 4 मिशन है, उसमें हमारे एस्ट्रोनॉट को सेंड किया था, जो शुक्ला जी हैं अपनी तरफ से गए थे, वो इसी मिशन के चलते ही गए थे। अब आईएसएस यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से उनको एक्सपीरियंस मिला है, इस एक्सपीरियंस को हम यूटिलाइज करेंगे हमारे इस मिशन के लिए, गगनयान मिशन के लिए। इसमें ऐसा कुछ है नहीं। और हाँ, 3 लोगों को हम भेजेंगे और स्पेस में भेजेंगे। लॉन्च करने के लिए जो लॉन्च व्हीकल है उसका नाम है LVM-3 यानी लॉन्च व्हीकल मार्क 3। पहले इसका पुराना नाम था GSLV MK3। वो बेसिक वाली फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। ह्यूमन को भेजने से पहले हम एक बार रोबोट को भेजना चाहते हैं सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड। उसी के लिए एक टर्म है व्योमित्रा। व्योमित्रा क्या है, एक फीमेल रोबोट है और हाफ ह्यूमनोइड है। हाफ ह्यूमनोइड बेसिकली मतलब हम टेस्ट करना चाह रहे हैं इन ए वेरी सिंपल सेंस कि माहौल कैसा होगा। ठीक, अब इस मिशन को जो है हमने एक्सटेंड कर दिया है BAS के साथ भी। BAS क्या है, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। देखो स्पेस में इसको ऐसे समझते हैं, आपको मान लेते हैं आपने होम टाउन से बार बार दिल्ली जाना पड़ता है, तो आप क्या बोल रहे हो, दिल्ली में एक घर ले लेते हैं सो दैट आपको वहां पे जाना पड़े तो दिक्कत ना हो। उसी तरीके से हमें स्पेस में एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने के लिए कोई एक प्लेस चाहिए है। इसको हम नाम दे रहे हैं भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। एक परमानेंट स्पेस स्टेशन है जहाँ पे हम अलग अलग एक्सपेरिमेंट है वो कंडक्ट करेंगे। ऑलरेडी एक स्पेस स्टेशन है वो एग्जिस्ट करता है, ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, लेकिन हम अपना बनाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, जिसका नाम है BAS। ओके, हाँ, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन है वो लगभग 400 किलोमीटर की दूरी पे होगा अर्थ के सरफेस से, और उसके 5 मॉड्यूल होंगे। अब इसका मॉड्यूल का कॉन्सेप्ट समझो। स्पेस स्टेशन मतलब पूरा एक घर है। इसको ऐसे समझते हैं 3 BHK है, तो अकेला 3 BHK पहले दिन से तो नहीं बना सकते हैं। हम क्या करेंगे, पहले एक कमरा बना रहे हैं, फिर एक और कमरा बना देंगे, फिर एक और कमरा, एंड सो ऑन, एक सिंप्लीफाइड सेंस में। अब जब हम कमरा बना रहे हैं तो स्पेस में उसको जोड़ेंगे कैसे, इसी चीज को हम बोलते हैं स्पेडेक्स।
स्पेस डॉकिंग एक्सरसाइज। डॉकिंग का मतलब देखो, ये एक कमरा है, ये एक कमरा है, इन दोनों को आपस में अटैच करना स्पेस में, इसको स्पेस डॉकिंग बोलते हैं। डॉकिंग का मतलब कनेक्ट करना, इसको ऐसे समझेंगे। इसी के लिए रिसेंटली हमने एक स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करवाया था और वो हमारा एक्सपेरिमेंट है वो सक्सेसफुल रहा है। ठीक, वो भी इसरो ने ही किया था। और उसके अलावा आदित्य L1 मिशन है, सोलर के लिए है। L1 नाम ध्यान में रख लेना, लाग्रांज पॉइंट से। लाग्रांज क्या है? वो प्लेस जहाँ पे जो फोर्सेस हैं सन और अर्थ का, वो बैलेंस आउट करती हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं पार्किंग स्पॉट। क्यों? क्योंकि हमारे मिशन के लिए हमें यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों का जो पुल है वो बैलेंस आउट कर रहा है। अगर एक का पुल ज़्यादा होगा तो हमें अपना पोजीशन बनाए रखने के लिए अपना फ्यूल खर्च करना पड़ेगा। कीप दैट इन माइंड। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसरो ने रिसेंटली एक क्रोप्स मिशन भी लॉन्च किया था। क्रोप्स मिशन का फुल फॉर्म समझ लो, हालांकि क्रोप मतलब फसल से रिलेटेड है, बट उसका फुल फॉर्म एक बार सुन लोगे तो और ज़्यादा इजीली आपको ध्यान में रहेगा। कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल फॉर ऑर्बिटल प्लांट स्टडीज। मतलब हम स्पेस में इन स्टडीज़ को कंडक्ट करके देख रहे हैं कि इस क्या-क्या चीज़ें चेंजेज़ होती हैं। तो वहाँ पे हमने रिसेंटली फर्स्ट टाइम हमने जो काउपी है, लोबिया जिसको बोलते हैं, उसका सीड है, वो स्पेस में हमने जर्मिनेट करके देखा है और वो सक्सेसफुली जर्मिनेटेड हो गया। तो 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्रोप्स मिशन इज़ रिलेटेड टू, दैट्स क्वाइट ऑब्वियस कि एग्रीकल्चर से हो गया क्योंकि क्रोप का नाम है। बट कौन-सा सीड हमने फर्स्ट टाइम जर्मिनेट करके देखा है, तो दैट इज़ काउपी। ठीक? अ, इसके अलावा L1 और वो सब चीज़ें मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। हाँ, कुछ और सोलर मिशन भी है, जैसे पार्कर सोलर प्रोब है, वो यूएस का है। और हिनोतोरी जो सोलर मिशन है वो जापान का है। नाम ध्यान में रख लेना, मैच द फॉलोइंग टाइप से करके दे सकता है। ठीक है, उसके बाद जो सोहो मिशन है वो नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का कंबाइंड मिशन है, अगेन फॉर सन। सोहो का फुल फॉर्म क्या है? सोलर एंड हेलियोस्फीयर ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट। मतलब अगर आपको फुल फॉर्म अगर पता होगा तो फिर आपको उतना दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट है स्पेडएक्स मिशन, जो कंबाइनिंग वाला था वो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। डॉकिंग इसी को बोलते हैं। डॉकिंग करने का मतलब क्या है? ज्वाइन करना उनको। तो 2 इसके कंपोनेंट थे, एक है चेज़र, एक है टारगेट। टारगेट का मतलब है जैसे ये पेन है, ये टारगेट है, चेज़र है, ये इसके पास आएगा और दोनों कनेक्ट हो जाएँगे। ये टारगेट हो गया, ये चेज़र हो गया। ठीक। हाँ, इसके बाद इंडिया ऐसा करने वाला 4th कंट्री बना है दुनिया में, ये डॉकिंग को स्पेस में अचीव करने वाला। नेक्स्ट है हमारा चंद्रयान 3 मिशन। देखो, चंद्रयान 3 में बेसिकली हमने 2 में इम्पोर्टेंट चीज़ें की हैं। एक तो सॉफ्ट लैंडिंग की है और कहाँ पे की है? साउथ पोल पे। सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब देखो, ये सरफेस है, इस सरफेस पे धड़ाम से आके गिरेगा तो वो हार्ड लैंडिंग है। यहाँ पे हमारे इंस्ट्रूमेंट है वो डैमेज होने का रिस्क रहता है। सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब है कंट्रोल्ड वे में लैंडिंग हमने करवाई है। ठीक है, कहाँ पे करवाई है? साउथ पोल पे, मून के साउथ पोल पे। ये चीज़ ध्यान रख लेना, एग्जामिनर आपको ट्रैप कर सकता है। ठीक है, तो हमने फर्स्ट टाइम जो हमारा मिशन था चंद्रयान 3, तो उसमें फर्स्ट मिशन टू सॉफ्ट लैंड नियर द लूनर, लूनर मतलब मून, साउथ पोल। साउथ पोल पे लैंड किया है, इस जगह को नाम दे दिया हमने शिव शक्ति पॉइंट। यहाँ पे हमारा एक रोवर है, रोवर का मतलब ऐसे समझेंगे, एक रोबोट टाइप का है जिसकी टांगे हैं, मतलब वो चलेगा ऐसे सरफेस पे, मून के सरफेस पे। उसको नाम क्या दिया है? प्रज्ञान रोवर। ये सब फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को ध्यान रखेंगे, एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। और इंडिया है वो 4th कंट्री बना है सॉफ्ट लैंड करने वाला। देखो, सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला 4th बना है, बट साउथ पोल पे लैंड करने वाला फर्स्ट है। ये दोनों के बीच में डिफरेंस समझ लेना, एग्जामिनर इनको मतलब इधर उधर करके आपको फंसा सकता है। ठीक है। अ, उसके बाद इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आपको नहीं पता हो। हाँ, हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, नासा का भी एक ग्रेल मिशन है। ग्रेल है, वो नासा के डिस्कवरी प्रोग्राम का पार्ट है और इस ग्रेल मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? मून की ग्रेविटी के बारे में स्टडी करना। 3 चीज़ें। डिस्कवरी प्रोग्राम है किसका है? नासा का। इसी डिस्कवरी प्रोग्राम का एक पार्ट है ग्रेल मिशन। इस ग्रेल मिशन का मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है? मून की ग्रेविटी के बारे में स्टडी करना। ओके, नेक्स्ट है एक्सियोम 4, जहाँ पे हमने अपने एस्ट्रोनॉट को भेजा था, जो शुभांशु शुक्ला जी हैं उनको। कहाँ पे? आईएसएस में गए थे ये लोग। आईएसएस क्या है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। तो इस मिशन के लिए बेसिकली 2 नासा और स्पेस एक्स है, इन्होंने कोलैबोरेट किया था। स्पेस एक्स एक प्राइवेट कंपनी है, एलोन मस्क का है। इसी कंटेक्स्ट में एक चीज़ और ध्यान में रख लेना, आर्टेमिस अकॉर्ड है। आर्टेमिस अकॉर्ड क्या है? बेसिकली यूएस है, यूएस की जो स्पेस एजेंसी है नासा, वो बाकी कंट्रीज की स्पेस एजेंसीज के साथ कोलैबोरेट करती है। तो ये ध्यान में रख लेना, इंडिया इज आल्सो अ पार्ट ऑफ दिस एग्रीमेंट। ओके। आईएसएस पे जाने वाले शुक्ला जी पहले इंडियन बने हैं और स्पेस में जाने वाले सेकंड इंडियन बने हैं आफ्टर मिस्टर राकेश शर्मा। तो शर्मा जी के बाद में ये सेकंड बने हैं। अब देखो यहाँ पे भी वापस से आपको फिर कंफ्यूज कर सकते हैं। स्पेस में जाना एक चीज़ है,
इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जाना एक चीज़ है, इसको ऐसे समझते हैं। दिल्ली में एक पर्टिकुलर प्लेस पे जाना है और एक दिल्ली में ही एंटर होना है, दिल्ली की बाउंड्री में एंटर होना है। तो बाउंड्री में एंटर होना, स्पेस में एंटर होने का मतलब क्या है? जो आपने कार्बन लाइन है उसको क्रॉस करने के बाद हम स्पेस की बात कर देते हैं। दूसरा आईएसएस का मतलब एक पर्टिकुलर लोकेशन है, जो घर हमने बनाया है स्पेस में, वहाँ पे जाना, दैट इज़ आईएसएस। तो दोनों के बीच में डिफरेंस ध्यान में रख लेना। फ़ायदा क्या है आईएसएस का कि वहाँ पे हम माइक्रो मतलब ग्रेविटी कम ग्रेविटी है, वहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एग्ज़ामिनर माइक्रो की जगह आपको नो ग्रेविटी बता सकता है, तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखना। हाँ, आईएसएस क्या है? ये 5 स्पेस एजेंसीज़ इनके बीच में एक कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है। यूरोप का है, यूएस का है, जापान का है, कनाडा का है और रशिया का है। इसमें चाइना आपको दे सकता है, बट चाइना वालों का अलग है। आई थिंक तियांगोंग करके कुछ है, आगे नाम आएगा उसका, ध्यान में। ओके, नेक्स्ट है कुछ और अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। तो एक एक प्राइवेट कंपनी है पिक्सल, इन्होंने कुछ सैटेलाइट है लॉन्च की हैं। तो इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है कि अर्थ ऑब्जर्वेशन करना। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि एक प्राइवेट कंपनी है वो सैटेलाइट लॉन्च करती है। अभी तक ये सारा काम है इसरो मैनेज कर रही थी, बट अब धीरे धीरे हम प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री को भी प्रमोट कर रहे हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज़, स्पेस के सेक्टर में अगर हमें कमर्शियल एक्टिविटीज़ कंडक्ट करवानी है, मतलब इसरो का अगर कमर्शियल आर्म है, कमर्शियल एक्टिविटीज को देखने के लिए जो आर्म बनाया है, आर्म मतलब ब्रांच बनाया है, उसको हम बोलते हैं एनएसआईएल। एक और है अंतरिक्ष। अप्रूवल के लिए और कोऑर्डिनेशन के लिए एक और बॉडी है, ये है इन स्पेस। ठीक है, स्पेस ऑथराइजेशन वाला। ओके, इसमें और कुछ ऐसा नहीं है। हाँ, अर्थ का पोलर ऑर्बिट। अब देखो ये सिंपल सी कॉन्सेप्ट समझो। ये अर्थ है तो इसके पोल्स के ऊपर से जाने वाले को हम पोलर ऑर्बिट बोल देंगे, जो इक्वेटर के ऊपर से जा रहा है उसको जियो स्टेशनरी बोल देंगे। तो रिसेंटली ये जो है मिशन फ्रैम 2, ये हमने लॉन्च किया था, ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट ऑफ स्पेस एक्स। ठीक है, तो ये फर्स्ट एक्सरे इन स्पेस है। मतलब इसके लिए हम वहाँ पे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने के लिए एक्सरे हैं वो यूज़ करने वाले हैं। और उसके बाद हम माइक्रो ग्रेविटी में मशरूम भी कल्टीवेट करके देख रहे हैं। देखो इन सब के पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है, हम अलग अलग क्रॉप्स क्यों उगा रहे हैं? वी जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड कि ग्रेविटी कम होने के बाद में हाउ दीज क्रॉप्स आर गोइंग टू बिहेव, सो दैट हम इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को यूटिलाइज करके धरती पर ही इनको इम्प्लीमेंट कर सके। ठीक है, हाँ, तो अर्थ के पोलर रीजन के ऊपर ये फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपेरिमेंट है। सन सिंक्रोनस और वो सब चीज़ मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। नेक्स्ट कुछ मिशंस हैं, डिटेल दिया हुआ है। फर्स्ट है एस्ट्रोसैट। एस्ट्रोसैट है एक काइंड ऑफ सैटेलाइट है जो ऑब्जर्वेशन के लिए है। एस्ट्रोनॉमी मिशन है, इंडिया का पहला एस्ट्रोनॉमी। अलग अलग वेवलेंथ पे ये मॉनिटर करने का काम करता है, लो अर्थ ऑर्बिट में है। आई थिंक रिसेंटली इसके 10 साल पूरे हुए हैं। 2015 में ये लॉन्च किया गया था। एक बार इसको जरूर आप क्रॉस चेक कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा प्लैंड मिशन है वीनस पे जाने का। एमओएम यानी कि मिशन ऑन मार्स है, वो हम सक्सेसफुली कंडक्ट कर चुके हैं। अब हमारा नेक्स्ट प्लैनेट है जिसपे हम स्टडी करना चाहते हैं, दैट इज वीनस। तो उसी के लिए प्लैंड मिशन है। रिसेंटली इसके कंटेक्स्ट में अप्रूवल की बात थी। नेक्स्ट है एक्सपोसेट। एक्सपोसेट में एक्स से ही आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, एक्सरे पोलैरिमीटर सैटेलाइट। इनका इसका बेसिक मतलब ये है कि जो ब्लैक होल और बाकी सब स्टार्स हैं उसे एक्सरे आ रही है, उसको स्टडी करना हमारा ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट है आर्यभट्ट सैटेलाइट। ये हमारा फर्स्ट सैटेलाइट था और रिसेंटली इसने 50 साल पूरे किए हैं। ये लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च की गई थी। फर्स्ट सैटेलाइट और फर्स्ट लॉन्च व्हीकल, ये दोनों ही ध्यान में रख लेना, इससे क्वेश्चन आ सकता है। फर्स्ट लॉन्च व्हीकल है, उसका भी नाम एक बार ध्यान में रख लेना। आई थिंक उस लॉन्च व्हीकल से हमने रोहिणी सैटेलाइट लॉन्च किया था। प्लीज एक बार क्रॉस चेक कर लेना। ओके, नेक्स्ट है लूसी मिशन। किसका है? नासा का। क्या करने के लिए है? जो ट्रोजन एस्ट्रॉइड हैं जुपिटर के, उनकी स्टडी के लिए है। ठीक, नेक्स्ट है तियानवेन 2 प्रोब। तो ये भी चाइना का स्पेस मिशन है। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव है सैंपल कलेक्ट करना। कहाँ से? एस्ट्रॉइड से। एस्ट्रॉइड का नाम क्या है? 2016 HO3। ये सिर्फ नाम ध्यान रख लेना। नेक्स्ट है बायोमास मिशन। ईएसए यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन है बायोमास को मॉनिटर करना ऊपर से, बस इतना ध्यान में रख लेना। नेक्स्ट है सोलर ऑर्बिटर। ये दोनों का ईएसए यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी और नासा का मिशन है सन की क्लोजअप से इमेज लेना, मतलब आपके पास में बिल्कुल आके आपका पिक्चर लेके जाना, दैट इज इट। नेक्स्ट है चंद्रयान 5। ये हम फ्यूचर में कोलैबोरेट करने वाले हैं विद जापान। चंद्रयान जो 4 है उस पे हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, इसको बेसिकली समझेंगे। 4 में हमारा ऑब्जेक्टिव है हम जाएंगे, सैंपल लेंगे, वापस आएंगे। ठीक है, 3 में हम क्या कर रहे हैं, वहीं से डेटा सेंड कर रहा है वो। 4 में हम
मतलब हमारा जो मिशन है वो वहाँ पे जाएगा और फिर इट विल कलेक्ट सैंपल एंड इट विल कम बैक टू द अर्थ सरफेस। और 5 में हम क्या करने वाले हैं, 5 में हम साउथ पोल को स्टडी करेंगे विद द हेल्प ऑफ जापान। ठीक है, नेक्स्ट है ऑर्बिटिंग कार्बन ऑब्जर्वेटरी। नाम से ही पता चल रहा है कि कार्बन का ऑब्जर्वेशन के लिए है कि कार्बन एमिशन है वो कितना हो रहा है। किसका है? नासा का। ये है, नेक्स्ट है एस्केपेड। ये भी नासा का ही एक मिशन है और इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि जो सोलर विंड है वो मार्स के साथ में कैसे इंटरेक्ट कर रही हैं। तो ये ध्यान में रख लेना कि सोलर विंड का मार्स के एटमॉस्फेयर पे, मार्स पे क्या इम्पैक्ट होने वाला है, उसको स्टडी करने के लिए ये मिशन है। किसका है? नासा का है। नाम क्या है? एस्केपेड। एस्केपेड का फुल फॉर्म क्या है? एस्केप एंड प्लाज्मा एक्सेलरेशन एंड डायनामिक्स एक्सप्लोर्स मिशन। पता नहीं इतना लंबा नाम क्यों रखते हैं, बट आपको रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना ध्यान में रख लेना किस चीज से रिलेटेड है। ओके, नेक्स्ट है क्रायोजेनिक इंजन। जहां पे भी क्राई आया है ना, ये क्रायो टाइप का, इसका मतलब है अल्ट्रा लो टेम्परेचर पे। तो ये वाला इंजन है, इसको हम कहाँ पे यूज करने वाले हैं? अल्ट्रा लो टेम्परेचर पे। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे टेम्परेचर कम होगा, तो हमें एक ऐसा इंजन चाहिए जो वहां पे बेहतर तरीके से काम कर सके। ठीक है, अब किसी भी इंजन में दो चीजें बेसिक जरूरी हैं, एक है फ्यूल और दूसरा है उस फ्यूल को जलाने के लिए ऑक्सीजन। ठीक, तो अब इसमें हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? CE-20, ये इंडिया का लार्जेस्ट क्रायोजेनिक इंजन डेवलप किया है। लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर है। किसका है? केरला में है ये सेंटर और यहाँ से ही हम क्रायोजेनिक इंजन है उनको टेस्ट कर रहे हैं। अब दो इंपॉर्टेंट चीजें इसमें ध्यान में रखेंगे, एक होता है इसमें फ्यूल, दूसरा होता है ऑक्सीडाइजर। फ्यूल है उसको हम बर्न करेंगे, सिंपल तरीके से समझते हैं। यहाँ पे भी हमें क्या चाहिए? फ्यूल चाहिए और ऑक्सीजन। विदाउट ऑक्सीजन फ्यूल बर्न नहीं होगा। ठीक है, और विदाउट फ्यूल अकेला ऑक्सीजन कोई काम का नहीं है। दैट्स वाई हम दोनों चीजें, ऊपर ऑक्सीजन क्यों नहीं है, दैट्स क्वाइट ऑब्वियस, इसीलिए हम ऑक्सीजन यहाँ से लेके जा रहे हैं। ठीक है, ओके। हाँ, इसी से ही एक और टर्म आएगा, क्रायोस्फीयर है, वो भी अगेन अल्ट्रा लो टेम्परेचर के कंटेक्स में ही है। नेक्स्ट है नाविक। नाविक क्या है? हमारा खुद का सैटेलाइट सिस्टम है। देखो, यूएस का सैटेलाइट सिस्टम है उसको जीपीएस बोलते हैं, हमारा है उसको नाविक बोलते हैं। नाविक का पहले नाम था वो IRNSS था, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, बट उसका अब फॉर्मल नाम है नाविक। नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन, 7 सैटेलाइट है इसमें। रशिया का जो नेविगेशन सिस्टम है उसको ग्लोनास बोलते हैं, EU का गैलीलियो है, चाइना का बिदू है और जीनत है, दैट इज द ऑफ जापान, सैटेलाइट सिस्टम ऑफ जापान। नेक्स्ट है होप एनालॉग मिशन। इसमें कुछ नहीं है, एक सिंपल तरीके से हमें अगर मार्स के बारे में स्टडी करना है तो हमें चाहिए कि उसके जैसा ही माहौल हमें यहाँ पे मिले। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको चाहिए कि आपको पेपर में कैसा माहौल मिलने वाला है तो आप अभी से मॉक टेस्ट दे रहे हैं, उसी तरीके से इसरो भी काइंड ऑफ उसी एनवायरनमेंट को रेप्लिकेट करना चाह रही है। इसी के लिए इन्होंने लद्दाख में ये मिशन लॉन्च किया है। नाम क्या है? होप एनालॉग मिशन। होप का फुल फॉर्म क्या है? हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन। प्लेनेट को हम एक्सप्लोर करेंगे, उसके लिए हमने हिमालयन में ये एक ऐसा काइंड ऑफ बेस बनाया है, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड एंड रेप्लिकेट दोज काइंड ऑफ कंडीशंस। जस्ट अ सेकंड। हाँ, तो बेसिकली होप में हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? सेम टाइप के कंडीशंस हैं जो लद्दाख में, तो हम उन्हीं कंडीशन में अपना एक्सपेरिमेंट है, हम जो भी चीज़ें हैं वो कैरी आउट करना चाह रहे हैं। कहाँ पे है ये? ये सोकर वैली में है। तो एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, ये कहाँ पे है? तो ये लद्दाख में है। ठीक, उसके बाद हाँ, लूनर मॉड्यूल लॉन्च व्हीकल। नाम से ही पता चल रहा है कि जो मून के एक्सप्लोरेशन के लिए हम मिशन लॉन्च करने वाले हैं, उसको लॉन्च करने के लिए लॉन्च व्हीकल है। ओके, इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आपको पता होना चाहिए। हाँ, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन हम पहले से ही बात कर चुके हैं। इसके लिए एक एक जो मॉड्यूल है वो रिसेंटली गोदरेज एंटरप्राइजेज है, उन्होंने इसरो को सबमिट किया है। मतलब यहाँ से बेसिकली आप एक और चीज़ शो कर सकते हो कि अब देयर इज ए हायर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द पब्लिक एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेज और स्पेस एक्सप्लोरेशन। ठीक है, तो गगनयान प्रोजेक्ट के लिए ये गोदरेज एंटरप्राइजेज ने अपना जो एक कंपोनेंट है वो इसरो को दिया है।
नेक्स्ट है सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज। एक सिंपल सेंस में देखो, अभी इंटरनेट कैसे काम कर रहा है, हमने टावर लगा के रखे हैं, तो वो सैटेलाइट से टावर पे सिग्नल आता है, उस टावर से हमारे पास सिग्नल आता है। इससे प्रॉब्लम कहाँ है कि जो रूरल एरिया जहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा नहीं है, वहाँ पे ये कंपनीज़ हैं वो टावर में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। तो हम क्या बोल रहे हैं कि हमें कुछ ऐसा मैकेनिज़्म बनाना पड़ेगा जिससे सैटेलाइट से डायरेक्टली आपका डिवाइस है वो इंटरनेट कैप्चर कर ले, मतलब ओवर सिम्प्लीफाइड सेंस में सिग्नल कैप्चर कर ले। अब अगर सैटेलाइट नीचे रहेगी, लो अर्थ ऑर्बिट में रहेगी, तो सिग्नल आसानी से कैप्चर हो पाएगा, लेकिन वो ज़्यादा एरिया कवर नहीं कर पाएगी। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखेंगे। अगर वो लो अर्थ ऑर्बिट में है, तो वो सिग्नल आसानी से कैप्चर कर लेगी, सिग्नल कैप्चर करने में डिले नहीं होगा, बट वो एरिया ज़्यादा कैप्चर नहीं कर पाएगी। अगर सैटेलाइट बहुत ऊपर है, तो उससे एरिया बहुत ज़्यादा कवर होगा, बट उससे दिक्कत क्या हो जाएगी, क्योंकि सैटेलाइट ऊपर है, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो उससे गैप आने का यानी कि लेटेंसी आने का रिस्क रहेगा। लेटेंसी का मतलब है डिले, कितना डिले होता है, ठीक है? कोई भी जितना भी फास्ट इंटरनेट की हम बात करते हैं, उसमें एक कॉमन लॉजिक क्या है कि उसमें लेटेंसी कम हो जाएगा। बट जितना ज़्यादा उसका स्पीड होगा, उसका कवरेज उतना ही कम हो जाएगा। अब एग्ज़ामिनर आपसे एक और चीज़ के कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्टारलिंक है, ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है, इससे पहले किसी ने नहीं किया? नहीं, देयर आर वेरियस अदर प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे घुमाने का कैसे काम हो सकता है, एक साइड में आपको प्रोजेक्ट दे सकता है, दूसरी साइड में आपको कंपनीज़ दे सकता है। जैसे प्रोजेक्ट कुइपर है वो अमेज़न का है, स्टारलिंक है वो स्पेसएक्स का है, वन वेब है वो फ्रेंच सैटेलाइट ऑपरेटर ईयूटेलसेट है, और क्यानफैन है वो चाइना का लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट है, ठीक है? नेक्स्ट है सोलर फ्लेयर। इसको ऐसे समझते हैं, यहाँ पे आपने भट्टी में आग जला के रखा है, तो उससे आसपास वाले एरिया में बिल्कुल उसके पास में अगर आप जाके देखोगे तो एक आपको हीट टाइप का फील होगा। वो सन से आने वाला वैसे ही हीट को हम बेसिकली बोलते हैं सोलर फ्लेयर। तो सोलर फ्लेयर क्या है? दे आर जाइंट एक्सप्लोजन्स ऑन द सन दैट सेंड एनर्जी, लाइट एंड हाई स्पीड पार्टिकल्स इनटू द स्पेस, ठीक है? रिसेंटली जो हमारा चंद्रयान 2 का लूनर ऑर्बिटर था, उसने ये चीज़ को एनालाइज़ किया कि मून के ऊपर भी इनका इम्पैक्ट पड़ता है। सन से आने वाले सोलर फ्लेयर्स का मून के सरफेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इसके कॉन्टेक्स्ट में हमने डेटा कलेक्ट किया है चंद्रयान 2 के मिशन से। ओके, इसमें एक और टर्म है कोरोनल मास इंजेक्शन, इजेक्शंस। इजेक्शन का मतलब है एमिट आउट करना। तो बेसिकली इसमें क्या है, लार्ज एक्सपल्सन ऑफ प्लाज्मा एंड मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम द सन्स कोरोना। बेसिक वाला ही वही वाली बात है, जो अभी मैंने आपको भट्टी का एग्ज़ाम्पल दिया है। हाँ, अब ह्यूमन पे इसका क्या इम्पैक्ट होता है इन सोलर फ्लेयर्स का? डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं होता है, बिकॉज़ अर्थ है, उसका मैग्नेटिक फ़ील्ड और एटमॉस्फियर है, वो हमें प्रोटेक्ट कर लेता है। डायरेक्टली नहीं है, लेकिन अगर लेट्स से कि हमारा आईएसएस यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, या फिर हमने अपने एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजा हुआ है, तो उस टाइम पे हमारा एटमॉस्फियर उनको प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। इन दैट केस दे विल बी एट रिस्क। नेक्स्ट स्पेस डेब्रिस। अब इसको ऐसे समझते हैं, जैसे आपने कई बार देखा होगा कि पिकनिक स्पॉट है, उसके ऊपर बहुत सारी प्लास्टिक की बॉटल्स हैं। उसी तरीके से हम स्पेस में सैटेलाइट पे सैटेलाइट लॉन्च करते जा रहे हैं। एक ऐसा टाइम आ सकता है जहाँ पे इन सैटेलाइट की वजह से इतना गार्बेज हो गया कि ये आपस में टकराने लग जाएँ। एक दूसरे से टकराएगी, दूसरी तीसरे से, एंड एक एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। इसी को हम बेसिकली बोलते हैं कैसलर सिंड्रोम। अब स्पेस डेब्रिस को कम करने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव हैं। 2-3 चीज़ें आप ध्यान में रख लेना। एक तो इसमें तो नाम ही है ज़ीरो डेब्रिस चार्टर, ठीक है? एक इंटर एजेंसी, मतलब अलग-अलग कंट्रीज़ की जो स्पेस एजेंसीज़ हैं वो आपस में बातचीत करती रहती हैं। एक हमारा खुद का डोमेस्टिक मिशन है डेब्रिस फ्री स्पेस मिशन, ये इसरो का है। उसके अलावा एक प्रोजेक्ट नेत्रा भी है, ये मॉनिटरिंग के लिए है कि ऐसा सिचुएशन ना आए। ओके, नेक्स्ट है ब्राउन ड्वार्फ और रेड ड्वार्फ। देखो, रेड ड्वार्फ है, ये सन से छोटे होते हैं और ये अपना एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं कैसे? बाय फ्यूजन। बट इनका जो इंटेंसिटी है वो सन से कम है। ब्राउन ड्वार्फ है, बेसिकली इनको बोलते हैं फेल्ड स्टार, क्योंकि उनके पास में उतना खुद का फ्यूजन का सस्टेन करने का एनर्जी नहीं होता। ये बेसिक डिफरेंस दोनों के अंदर में ध्यान में रख लेना। हाँ, नेक्स्ट सुपर अर्थ। सुपर का मतलब साइज़ से हो गया है, तो नासा का एक मिशन है, दैट इज़ टीईएसएस। टीईएसएस का मतलब क्या है? ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट। तो इन्होंने एक नया सुपर अर्थ फाइंड आउट किया है, टीओआई, टाइम्स ऑफ इंडिया से याद रख लेना, 1846, ठीक है? अब यहाँ पे एक टर्म है एक्सोप्लैनेट। एक्सोप्लैनेट का बेसिक मतलब है हमारे जो प्लैनेट है उससे बाहर, हमारे सोलर सिस्टम से बाहर। यहाँ पे एक और टर्म आता है गोल्डीलोक ज़ोन। गोल्डीलोक ज़ोन बेसिकली उसको बोलते हैं हैबिटेबल ज़ोन को, जहाँ पे टेम्परेचर ना कम है ना ज़्यादा है, मतलब ह्यूमन सर्वाइवल के लिए अप्रोप्रिएट कंडीशंस हैं। ये यूपीएससी प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन आ चुका है।
गोल्डीलॉक ज़ोन आप इकोनॉमी में भी कई बार देखोगे ये टर्म। इसका कहने का मतलब क्या है कि कंफर्टेबल ज़ोन है, मतलब जहाँ पे इकोनॉमी में इसका मतलब ये है कि जहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा नहीं है और ग्रोथ भी हमारा ऑप्टिमल है, दैट इज़ गोल्डीलॉक ज़ोन। ठीक है? हाँ, तो एक्सोप्लैनेट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। हाँ, ईएनटी क्या है? एक्सट्रीम न्यूक्लियर ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट का मतलब होता है शॉर्ट टर्म के लिए, एक्सट्रीम न्यूक्लियर का मतलब है देखो एकदम से सडन आउटबर्स्ट ऑफ एनर्जी होगा बट फॉर शॉर्ट टाइम, इसको हम बेसिकली बोलते हैं ईएनटी। कब होगा ईएनटी? जब जो स्टार्स हैं जिनका मास सन से 3 गुना होगा, जब उनके पास में कोई दूसरा स्टार जाएगा तो उसके केस में क्या होगा? एनर्जी आउटबर्स्ट होगा। थोड़ा सिंपल तरीके से मैं आपको बताता हूँ। ये एक ब्लैक होल है। ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट क्या है कि यहाँ पे ग्रेविटी इतना स्ट्रॉन्ग है कि नथिंग कैन एस्केप फ्रॉम इट, नॉट इवन लाइट, एंड इसीलिए हम इसको ब्लैक बोल रहे हैं क्योंकि लाइट है वो इससे एस्केप नहीं हो सकती। कोई दूसरा स्टार इसके पास जाएगा। अब जैसे ही इसके पास जाएगा तो इसका जो ग्रेविटेशनल पुल है वो इस स्टार को खींच लेगा और स्टार एकदम से खत्म। उसी की वजह से कुछ एनर्जी एक्सपल्सन होगा। उसी एनर्जी एक्सपल्सन को हम बेसिकली बोलते हैं एक्सट्रीम न्यूक्लियर ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट का मतलब है शॉर्ट टाइम के लिए है, न्यूक्लियर एनर्जी है वो एमिट हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। नाम से ही पता चल रहा है स्पेस टेलीस्कोप है। जेम्स वेब हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं इनिशियली स्टेज पे ही कि ये जो हमारा लाग्रांज पॉइंट 2 है, L2 है, उसके ऊपर है। तो रिसेंटली इसके कंटेक्स्ट में कुछ डिस्कवरी हुई थी। कहाँ पे? एक्सोप्लैनेट K2-18b। ठीक है, गोल्डीलॉक जोन क्या है, आदित्य L1 क्या है, वो सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। नेक्स्ट है सनबर्ड। तो सनबर्ड है एक न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोजेक्ट है, फ्यूजन बेस्ड रॉकेट है जिसको हम ट्राई कर रहे हैं सो दैट हम प्लूटो पे एक्सप्लोरेशन कर पाएँ। अब देखो 2 चीज़ें होती हैं, फिज़न और फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब 2 छोटे जो चीज़ें हैं वो एक साथ आ रही हैं, और फिज़न का मतलब है ब्रेक डाउन होना। सन में जो एनर्जी प्रोडक्शन है दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूजन। तो हम सेम मॉडल को रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। हम एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए भी एक ऐसा ही रिएक्टर है उस पे काम कर रहे हैं जिसको टोकामेक रिएक्टर बोला गया है। कहाँ पे है? ये फ्रांस में है। इसीलिए इसको नाम भी दिया गया है आर्टिफिशियल सन। ठीक। अ, बाकी सब चीज़ें इसमें, हाँ, अब ये न्यूक्लियर फ्यूजन बेस्ड जो रॉकेट है इसको कौन तैयार कर रहा है? एक पल्सर फ्यूजन है जो यूके की एंटिटी है, और एक प्रिंसटन सैटेलाइट सिस्टम है जो कि यूएस का है। ओके, नेक्स्ट है एटलस इनिशिएटिव। एटलस का फुल फॉर्म क्या है? एस्ट्रॉयड टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम। तो बेसिकली इन्होंने एक टेलीस्कोप इंस्टॉल किया हुआ है। कहाँ पे? ये चिले में। इसको फंडिंग किसने दिया है? नासा ने दिया है। इन्होंने एक कॉमेट है उसको डिस्कवर किया है। कॉमेट का नाम है 3I एटलस। ठीक है, ये एक एक्टिव कॉमेट है। 2 सिंपल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एटलस इनिशिएटिव के अंडर में हम क्या कर रहे हैं? तो हम एक टेलीस्कोप इंस्टॉल करके रखे हैं। कहाँ पे है? चिले में है। फंडिंग किसने दिया है? नासा ने भी फंडिंग दिया है। और उसने किया क्या है अभी, मतलब रिसेंटली न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि एक नया कॉमेट है उसको डिस्कवर किया गया है। और नेक्स्ट है कोडाईकनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी। नाम से पता चल रहा है सोलर है। कोडाईकनाल कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। तो इन्होंने बेसिकली जो डेटा है उसको एनालाइज करके सन के पास्ट बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है। ये कोडाईकनाल जो सोलर ऑब्जर्वेटरी कहाँ पे है? ये पालनी हिल में है, तमिलनाडु में। वो क्वेश्चन आ सकता है। और लास्ट है विक्रम 1। विक्रम 1 है क्या एक्चुअली? तो ये इंडिया का नया प्राइवेट ऑर्बिटल क्लास लॉन्च व्हीकल। लॉन्च व्हीकल का मतलब क्या है? काइंड ऑफ जिसको लॉन्च करने के लिए हम यूज़ करते हैं। 2 कंपोनेंट होते हैं, एक है रॉकेट लॉन्च करने के लिए और दूसरा है सैटेलाइट। तो यहाँ पे लॉन्च व्हीकल है वो किसी प्राइवेट कंपनी ने बनाया है। प्राइवेट कंपनी का नाम क्या है? विक्रम। ठीक है, सॉरी, विक्रम 1 तो रॉकेट का नाम है, प्राइवेट कंपनी का नाम है स्काई रूट एरोस्पेस। एंड विद दिस वी हैव कवर्ड द स्पेस सेक्शन। तो अगर आपको ये हेल्पफुल लगे अ, तो प्लीज़ यूज़ हाइप फीचर सो दैट यूट्यूब को पता चले कि हाँ, कुछ काम का कंटेंट है तो बाकी स्टूडेंट को भी रिकमेंड कर सके। ठीक है? ऑल द बेस्ट।